बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10 बजते ही हाल के अंदर कंपेयर की आवाज़ गूंजी और सारे हाल में यकलख्त खामोशी छा गई। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है, इस दफ़ा किंग फाइटर के चुनाव के मुकाबले के लिए आम रूटीन से हटकर एक इफ्तिताही फ़ाइट रखी गई है, जिसमें हिस्सा लेने वाले दोनों फ्रीकैन से एक का ताल्लुक हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की कमांडो फोर्स से है। मासूफ पिछले कई दिन से भारतीय एजेंसियों और पुलिस वगैरह के लिए सरदर्द बने हुए हैं। कितने ही सरकारी अहलकार उनके हाथों जख्मी और हलाक हो चुके हैं। भारतीय सरकार की तरफ से इसके बारे इतला देने वाले को 1 लाख इनाम देने का ऐलान किया जा चुका है। इस शेर को रिंग में लाने का सेहरा मुंबई के बेताज बादशाह जनाब सेठ रविंद्र नाथ के सर है। मेरे बाएं जानिब के कोने में ब्लू गाउन पहने आपकी निगाहों के सामने हैं जनाब उमर जान कमांडो। नारों और सीटियों के शोर में कंपेयर की आवाज़ एक मर्तबा फिर गूंजी और मेरे दाएं कॉर्नर में सबकी जानी पहचानी शख्सियत, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपका हर दिल अजीज फाइटर शीशनाग। एक मर्तबा फिर सीटियों, नारों और तालियों का तूफान बरपा हो गया। कंपेयर की बात ख़त्म होते ही सफ़ेद शर्ट और ब्लैक पैंट में मलबूस एक रेफरी रिंग के अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक फ़ाइल थी। उसने फ़ाइल मेरी तरफ बढ़ाई तो मुझे इस फाइल में 2 फॉर्म पड़े नज़र आए, जिनको इतराफ़नामा कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। उनमें अंग्रेज़ी ज़ुबान में लिखा हुआ था कि लड़ाई के अंदर होने वाले हर किस्म के नुकसान का ज़िम्मेदार खुद फाइटर था। इस तरह ये लड़ाई गैर कानूनी होते हुए भी कुछ कानूनी सी बन गई थी। मैंने नाम के लिए छोड़ी गई खाली जगह में अपना नाम लिखा और दस्तखत करके वो फाइल रेफरी को पकड़ा दी। शीशनाग से भी साइन लेकर रेफरी ने वो फाइल रिंग से बाहर एक मुतलका शख्स को थमाई और लिबास चेक करने के लिए मेरी जानिब बढ़ा। मैंने गाउन उतार कर रिंग के नीचे खड़े जग्गू दादा की जानिब फेंका। रेफरी ने मेरी सरसरी तलाशी ली कि कहीं मैंने कोई हथियार न छुपाया हो। बाद में यही कार्रवाई उसने शीशनाग के साथ भी की और जज को ओके का सिग्नल देकर उसने हम दोनों को रिंग के सेंटर में बुलाया और 1-2 रस्मी बातें करने के बाद वो पीछे हटा। वैसे भी ऐसे मुकाबलों में रेफरी की ज़रूरत कम ही पड़ती है। उसके पीछे हटते ही जज ने बरकी घंटी का बटन दबा दिया और टन की आवाज़ के साथ वो असाब शिकन इंतज़ार ख़त्म हुआ। मैं और शीशनाग 2 अजली दुश्मनों की तरह आमने सामने थे। शीशनाग के होंठों पर हकारत से पुरतमस्खराना मुस्कुराहट खेल रही थी। एक लम्हे के लिए हम दोनों निगाहों ही निगाहों में एक दूसरे को तोलते रहे और इसके बाद जैसे बिजली कौनती है, इस तरह शीशनाग की दाईं किक मेरे चेहरे की जानिब बढ़ी। मैंने एक कदम पीछे हटाकर अपना दफा किया, लेकिन किक के खता जाने से शीशनाग की मूवमेंट में कोई फ़र्क न आया और दाएं टांग ज़मीन पर लगते ही वो फिरकी की तरह इसी टांग पर घूमा और उसकी बाएं पाँव की एड़ी पूरी कुव्वत से मेरी छाती की जानिब बढ़ी। मैंने दोनों कलाइयों का क्रॉस बनाकर उसका ये वार भी नाकाम बनाया, मगर इसके साथ ही उसकी दाईं किक मेरे पेट में लगी और मैं उछलकर रस्सियों पर जा गिरा। उसके हमले में बहुत शिद्दत और तेज़ी थी। मेरे पेट में ईंठन शुरू हो गई थी। रस्सों ने मुझे वापस रिंग की तरफ उछाला, मगर मैंने बाएं हाथ से एक रस्से को मजबूती से थामे रखा और इसी वजह से शीशनाग की अगली किक से बच गया, जो उसने अपने अंदाजे से मेरे रस्सों से टकराकर वापस गिरने की जगह घुमाई थी। उसने पूरी कुव्वत से टांग घुमाई थी और टारगेट के अपनी जगह ना होने की वजह से वो लड़खड़ा सा गया और इससे पहले कि वो संभलता, मेरी बाएं किक हथौड़े की तरह उसकी छाती से टकराई और वो उछलकर रिंग के सेंटर में जा गिरा, मगर उसने उठने में देर ना लगाई और स्प्रिंग की तरह उछलकर खड़ा हो गया। कोबरे ने भी शुरू में तेरी तरह बहुत उछल कूद की थी। मैं इसे गुस्सा दिलाने की गर्ज से बोला, मगर उसके तासुरात में कोई नुमाया फ़र्क न आया। उसने मेरे गिर्द एक दायरे में घूमकर चक्कर लगाया और फिर अचानक ही मेरे ऊपर छलांग लगा दी। उसका दायां घुटना खतरनाक अंदाज में मेरी छाती की जानिब बढ़ा। मैंने दोनों हाथों से इसके घुटने को थामकर इसके वार को सहारा और अगले ही लम्हे मेरा लेफ्ट पंच पूरी कुव्वत से उसके चेहरे से टकराया, जिसने इसे खून थूकने पर मजबूर कर दिया था। उसके साथ ही मैंने अचानक ही उछलने का तासुर देकर इसे नीचे झुकने पर मजबूर किया और इससे पहले कि वो मेरी चाल समझता, मेरी किक ठीक इसी जगह पर लगी
जिस जगह मैंने पंच मारा था। इस मर्तबा वो कूल्हों के बल जमीन पर जा गिरा। उसके उठने से पहले मैं इस पर ठोकरों की बारिश बरसा चुका था। लड़ाई के बुनियादी असूल मजरूब मुकाम को निशाना बनाओ के मुताबिक मेरी कोशिश थी कि उसके चेहरे को निशाना बनाऊं। एक दो ठोकरें खाने के बाद वो मछली की तरह तड़पता हुआ मेरी ठोकरों की जद से निकला और उछलकर खड़ा हो गया। कोबरे का भी मेरी ठोकरों से बचने का बिल्कुल यही अंदाज था। मैंने इसे गुस्सा दिलाया और इस मर्तबा मैं उसके चेहरे पर गैज़ो गज़ब के तासुरात देखने में कामयाब हो गया था। वो अचानक मेरी जानिब दौड़ा। मैंने सोचा शायद गुस्से की शिद्दत में वो अपने हवास खो बैठा है और अभी मुझसे गुत्थम गुत्था होना चाहता है, मगर मुझसे 2 कदम दूर उसने यकदम छलांग लगाई और उसके सर की शदीद टक्कर मेरी पसलियों पर लगी। मैं उछलकर पुश्त के बल नीचे जा गिरा। मुझे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ, मगर इस जगह लेटे रहने का मतलब अपनी मौत था। मैं जल्दी से करवटें बदलकर उस जगह से दूर हटा, लेकिन ये मेरी भूल थी कि मैं उसकी रेंज से बाहर हो गया था। खड़े होते ही उसकी किक ने एक मर्तबा फिर मुझे ज़मीन चाटने पर मजबूर कर दिया था। इसके साथ ही मुझे अपने मुंह में खून का नमकीन जायका महसूस हुआ। मेरे संभलते संभलते भी वो मुझे 3-4 ठोकने रसीद करने में कामयाब हो गया था। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके मुसलसल ठोकरें बरसाते पाँव को पकड़कर घसीट लिया। वो धड़म से मेरे ऊपर गिरा, मगर अगले ही लम्हे मैंने इसे दोनों पाँव पर रखकर रस्सों की जानिब उछाल दिया। उसके रस्सों से टकराकर वापस आने तक मैंने फर्श से उठकर उसकी जानिब छलांग लगा दी थी और इससे पहले कि वो अपना दिफा कर पाता, मेरे सर की टक्कर उसकी पसलियों में लगी और वो दोबारा रस्सों पर जा पड़ा। मगर इस मर्तबा अपने दोनों बाजू रस्सों में उड़ाकर उसने अपने आप को वापस आने से रोका। इसके होंठों पर मौजूद तमस्खराना मुस्कुराहट और चेहरे पर मौजूद हकारत के तासुरात की जगह एक ठोस संजीदगी ने ले ली थी। अगर तुम मुखालिफ खिलाड़ी को अपनी अहमियत जतलाने में कामयाब हो जाते हो तो ये तुम्हारी आधी फतह है। अब वो तुमसे मरूब होकर लड़ेगा और आज़ादी से हमला करने की जुर्रत नहीं करेगा। मेरे जहन में अपने कोच सूबेदार मुराद की आवाज़ गूंजी। शीशनाग रस्सों से हाथ निकालकर पैंथरे बदलता हुआ मेरी जानिब बढ़ा। मुझसे 2 कदम रुककर उसने उछलकर मुझ पर छलांग लगाई। इधर से यही हरकत मुझसे भी सरजद हो चुकी थी। हम दोनों हवा में एक दूसरे से टकराए और नीचे गिरते ही वहशियों की तरह एक दूसरे पर पल पड़े। दोनों की कोशिश थी कि मुखालिफ की ईंट के जवाब में पत्थर फेंके। लड़ते लड़ते हम दोनों का सांस चढ़ गया था। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून बह रहा था, मगर हम में से कोई भी शिकस्त मानने को तैयार नहीं था। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे हमारी लड़ाई बरसों से जारी हो। मेरी तरह शीशनाग का सिमटना भी बला का था कि मुझे इसकी हरकत में सुस्ती नजर नहीं आई थी। तमाशाई शुरू में हम दोनों को हर अच्छे वार पर दाद देते रहे, लेकिन लड़ाई में जूं जूं शिद्दत आती गई, तमाशाइयों में भी खामोशी छाती गई। मेरी कोशिश थी कि किसी तरीके से शीशनाग की गर्दन मेरे बाएं बाजू की गिरफ्त में आ जाए, मगर शुरू से ही शीशनाग ने मेरी ये कोशिश नाकाम बनाए रखी थी। अभी इस बात से भी मैं नावाकिफ था कि आया वो मेरे इस दाव से वाकिफ भी है या नहीं। इसी तरह शुरू से ही मुझे पता चल गया था कि उसका सबसे खतरनाक दाव बाएं जानिब की पसलियों के नीचे अपना घुटना रसीद करना है। एक दफ़ा उसका वार मुझे लग भी गया था और मैं बामुश्किल खुद को बेहोश होने से बचा सका था, लेकिन उसके बाद मैंने इसे किसी किस्म का मौका नहीं दिया। लेकिन कहते हैं ना, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। शीशनाग ने मुझे बाजू से पकड़कर घुमाया और रस्सों के बजाय कोने में लगे हुए सतून की जानिब धकेल दिया। मैं पुश्त के बल पूरी कुव्वत से सतून से टकराया और एक लहजे के लिए सुनसा हो गया। शीशनाग हवा में उछला और इसका दायां घुटना खतरनाक अंदाज में मेरी पसलियों की जानिब बढ़ा। अगर वो अपने इस वार में कामयाब हो जाता तो ये फाइट जीत चुका था, मगर मैंने अपने कोच मुराद साहब की हिदायत के मुताबिक कि आखिर तक हार ना मानो, हरकत में बरकत है, तुम्हारा शदीद थकन और तकलीफ की हालत में अपने किसी अज़ू को हरकत देना तुम्हारी जान बचा सकता है। इसके बावजूद कि मेरा उस जगह से दाएं बाएं हटना नामुमकिन था, मैंने यकदम अपनी बाएं टांग सीधी कर दी। शीशनाग का घुटना मेरे पाँव के तलवे से टकराया और मेरी पूरी टांग के साथ मेरा जिस्म भी झुंझुना उठा। शीशनाग अपना तवाज़न बरकरार ना रख सका
और कूहलों के बल नीचे जा गिरा। मौके को गनीमत जानते हुए मैं अपनी तकलीफ की परवाह किए बगैर आगे बढ़ा। शीशनाग को कोई खास चोट नहीं आई थी। वो उछलकर खड़ा हुआ। चूंकि उसके सीधा होकर वार करते करते मैं इसे चोट पहुंचाने में कामयाब हो गया था, इसलिए नीचे से उठते ही उसने रकू के अंदाज में झुके झुके ही मेरे पेट में टक्कर मारने की कोशिश की, और ये इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन गई। मैं बिजली की सी तेजी से अपने बाएं पांव के पंजे पर इस तरह घूमा कि मेरी पुश्त शीशनाग की तरफ हो गई, और उसके साथ ही उसके आगे की तरफ बढ़ी हुई गर्दन मेरे बाएं बाजू के शिकंजे में आ गई। उसने तड़प कर सीधा होना चाहा, मगर अब उसकी फुर्तियां, तेजियां और ताकत काम आने वाली नहीं थी। वो अपनी गर्दन मौत के फंदे में फंसा चुका था। इस फंदे से इसे मौत या मेरी मर्जी ही छुड़वा सकती थी। मैंने उसकी गर्दन पर मखसूस दबाव डाला और वो यकदम ढीला पड़ गया। मुझे पता था कि अब वो अपनी मर्जी से हरकत करने से कासिर था। मैंने हाल में निगाह दौड़ाई। हजारों की तादाद में बैठे तमाशाइयों की नजरें हम पर लगी हुई थीं। हाल के अंदर इतनी गहरी खामोशी छा गई थी कि मुझे अपनी सांसों की आवाज़ वाज़िया सुनाई दे रही थी। मेरी निगाहों के सामने शीतल का चेहरा आया। अभी तक उसके होंठ मुझे हिलते नजर आ रहे थे। शीतल से पीछे 2-3 कुर्सियां छोड़कर मुझे नीलम बैठी नजर आई, जो इंडियन आर्मी की कैप्टन थी, और इसी की नवाजिश की वजह से मुझे उनकी कैद से फरार होने का मौका मिला था। सबसे फिरते हुए मेरी निगाहें सेठ रविंदर नाथ पर आकर रुक गईं। उसका चेहरा सपाट था, मगर आंखों में एक बाप की इल्तिजाएं रक्स करती नजर आईं कि मेरे बेटे की जान बख्शी कर दो। शीशनाग बिलाशुबा उसका लेपालिक बेटा था, मगर वो इससे कितनी मोहब्बत करता था, इसका अंदाज़ा मुझे उसकी आंखों में उठते हुए इज़्तिराब से हो रहा था। शीशनाग को मारकर रविंदर नाथ से अच्छी तवक्कात की उम्मीद फजूल थी, जबकि इसे जिंदा छोड़कर मैं अपने मतलूबा मकासद हासिल कर सकता था। मैंने अपने बाएं बाजू को मखसूस झटका दिया और शीशनाग बेहोश होकर मेरे बाजू में झूल गया। मैंने इसे पलटकर पुश्त के बल रिंग के फर्श पर फेंक दिया। उसके पेट की ऊपर नीचे की हरकत से इसके जिंदा होने का पता चल रहा था। उसके बाप की खामोश इल्तिजाओं ने इसे मरने से बचा लिया था, लेकिन नहीं, मैं कुछ गलत बोल गया हूँ। मेरे रब्बे ताला के नज़दीक अभी तक उसके ज़िंदगी के दिन बाकी थे, इसलिए वो बच गया था। हाल में अभी तक खामोशी छाई हुई थी। शीशनाग के नीचे गिरते ही रेफरी ने गिनती शुरू कर दी, मगर 10 तक पहुंचने तक भी उसके जिस्म में हल्की सी जुम्बिश ना हुई। ये रेफरी ने 10 तक गिना था। अगर वो 1000 तक भी गिनता तब भी शीशनाग का उठना मुहाल था। मेरे अंदाजे के मुताबिक इसे 2-3 घंटों के बाद ही होश में आना था। यकलख्त हाल के अंदर छाई खामोशी को मेगाफोन पर उभरने वाली आवाज़ ने तोड़ा। इस स्टेडियम को चारों तरफ से पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने घेर लिया है। बराए मेहरबानी कोई अपनी जगह से उठने की कोशिश ना करे। हमारा काम सिर्फ उमर जान को हिरासत में लेना है, बाकी किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा। और उमर जान से भी मेरी दरख्वास्त है कि अपने आप को कानून के हवाले कर दे। भारत सरकार इस मर्तबा इसके केस पर असर नो गौर करेगी और उम्मीद है कि उसकी सज़ा में तखफीफ करते हुए इसे शायद पाकिस्तान सरकार के हवाले कर दे। मैं इसकी बात पर यकीन ना करते हुए भी गिरफ्तारी देने पर मजबूर था। शायद रविंदर नाथ मेरी रहाई की कोशिश करे। मेरे जहन में एक अमकानी सोच उभरी। हाल की पिछली सीटों से कुछ बंदे मुझे रिंग की तरफ आते दिखाई दिए, मगर अभी वो मुझसे दूर ही थे कि अचानक पूरे स्टेडियम में कुप अंधेरा छा गया। वो अंधेरा लाजमन मुझे फरार कराने में मदद देने के लिए किया गया था, मगर मैं जाता भी तो कहाँ जाता। मैं अभी इसी शेचोपंज में था कि मुझे अपने बाजू पर एक नरमो गर्म हाथ का लम्स महसूस हुआ और इसके साथ ही एक नसवानी सरगोशी सुनाई दी। खामोशी से मेरे साथ चले आओ, मैं रविंदर नाथ की बेटी हूँ और उसके हुक्म से ही तुझे महफूज मुकाम तक पहुँचाने आई हूँ। अगर वो अपना तारुफ ना भी कराती तब भी मैंने उसकी आवाज़ को पहचान लिया था। हाल में यकदम भगदड़ मच गई थी और इसके साथ ही सरकारी एहलकारों के ललकारने की आवाज़ें आ रही थीं, मगर हज़ारों की तादाद में मौजूद तमाशाइयों को संभालना इन चंद बंदों के बस का रोग नहीं था। अचानक स्टेडियम से बाहर मशीन गन के फायर की थरथराहट सुनाई दी। इसका मतलब है स्टेडियम को वाकई चारों तरफ से घेर लिया गया है। एक सोच मेरे अंदर उभरी। उस वक्त तक वो हसीना मुझे अंधेरे में रिंग से बाहर ले आई थी। शायद वो इस हाल के चप्पे चप्पे से वाकिफ थी, इसलिए अंधेरे में भी मेरी रहनुमाई कर रही थी।
रिंग से नीचे उतरने वाली सीढ़ियों के साथ मुझे बिठाकर उसने कोई कार्रवाई की और अगले ही लम्हे मुझे रिंग के नीचे खींच लिया। वहां पर कुप अंधेरा था, मगर वो मेरी रहनुमाई करती हुई एक सुराख के पास लाई जहां से तंग सी सीढ़ियां नीचे जा रही थीं। नीचे उतर जाओ, वो आहिस्ता से बोली, और मैं जल्दी जल्दी इन लोहे की सीढ़ियों पर उतरता चला गया। वो शायद सुराख का मुंह बंद करने रुक गई थी। जैसे ही मेरे पांव जमीन पर लगे, अचानक वहां पर रोशनी हो गई। यकीनन रास्ता बंद करते ही उसने लाइट भी जला दी थी। ट्यूब लाइट की सफेद रोशनी में मुझे पतली सी सुरंग नजर आई। राबिंदर नाथ की बेटी, जिसका नाम मुझे बाद में प्रीति मालूम हुआ, सीढ़ियों से उतरते ही मुझसे आगे होते हुए बोली, मेरे पीछे पीछे चले आओ। सुरंग की ऊंचाई बामुश्किल मेरे कद के बराबर थी, इसलिए मुझे सर झुकाकर चलना पड़ रहा था। प्रीति ने हस्बे आदत अपना पसंदीदा लिबास जेब तन किया हुआ था, जिससे उसके बदन के नशेबो फराज छुपने के बजाय उजागर होते थे। इस वक्त भी इस तरह लहराकर चल रही थी कि गोया वो नशे में हो। मेरी साथी कहाँ है? तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होते ही मुझे शीतल की याद आई। वो डैडी के साथ आ जाएगी, उनकी फिक्र ना करो, उसने मुझे तसल्ली दी। जल्दी हम एक मोड़ के करीब पहुंचे। वहां से सुरंग चौड़ी हो गई थी। मैं जल्दी से आगे बढ़कर उसके साथ चलने लगा। फरलांग भर चलने के बाद मुझे ऊपर जाती सीढ़ियां नजर आईं। सीढ़ियां चढ़कर हम ऊपर पहुंचे। वो एक छोटा सा कमरा था, जिसमें लकड़ी की एक मेज और चंद कुर्सियां पड़ी थीं। उस कमरे से निकलते ही मैंने अपने आप को एक कोठी में पाया। वो छोटा सा कमरा मुलाजमीन के लिए बने हुए क्वार्टर के साथ था। कोठी का छोटा सा लॉन अबूर करके हम अंदर दाखिल हुए। ड्राइंग रूम में मुझे दो उधेड़ उम्र के मर्द और औरत नजर आए, जो मियाँ बीवी दिखाई दे रहे थे। हमें देखते ही वो हड़बड़ाकर उठ बैठे और दोनों ने हाथ बांधकर नमस्ते बीबी जी कहा। महेश जी, गाड़ी निकालो, अभी और अभी यहाँ से चलना है। और महेश जी बीबी जी कहकर ड्राइंग रूम से बाहर की जानिब बढ़ गया, जबकि उसकी बीवी हमसे चाय पानी का पूछने लगी। नहीं, फिलहाल टाइम नहीं है। इसे कहते ही वो मुझसे मुखातब हुई, मिस्टर जान, और मैं सर हिलाता उसके पीछे चल पड़ा। महेश गाड़ी के पिछले दोनों दरवाजे खोले हमारे इंतजार में गेट के सामने खड़ा था। हमारे बैठते ही उसने प्रीति की साइड वाला दरवाजा अदब से बंद किया और ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। चौकीदार ने पहले से ही गेट खोल रखा था। आधे घंटे के सफर के बाद हम सेठ रविंदर नाथ की कोठी में थे। आप अपने कमरे में पहुंचे, मैं चेंज करके आती हूँ। डैडी तो शायद लेट पहुंचे और आपकी वो भी उनके साथ ही होगी, प्रीति मानीखेज लहजे में बोली, और मैं उसे कोई जवाब दिए बगैर असबात में सर हिलाता हुआ अनेक्सी की जानिब बढ़ गया। कमरे में दाखिल होते ही मैं सीधा बाथरूम की तरफ बढ़ा और हल्के गर्म पानी के फुहारे के नीचे खड़ा हो गया। पानी के जिस्म पर पड़ते ही जिस्म पर मौजूद खराशों और जख्मों में जैसे आग लग गई थी। अच्छी तरह नहाने के बाद मैंने स्लीपिंग सूट का पजामा पहना और ऊपरी लिबास रहने दिया कि मेरा इरादा हल्की फुल्की खराशों और जख्मों पर कोई दवाई वगैरह लगाने का था। बाथरूम से निकलते ही मेरी निगाह प्रीति पर पड़ी, जो नहायत मुख्तसर लिबास जेब तन किए बेड पर बरजमान थी। मिस, अगर बदन पर लगाने के लिए कोई दवाई वगैरह मिल जाती। मेरा नाम प्रीति है, वो बड़ी अदा से बोली, और आपके कमरे में मेरे आने का मकसद भी आपकी मरहम पट्टी करना है। वो देखो, मैं फर्स्ट एड बॉक्स भी साथ लाई हूँ। उसने मेरी तवज्जो मेज पर पड़े स्याह रंग के छोटे से बॉक्स की तरफ दिलाई। शुक्रिया मिस प्रीति, मैं मेडिकल बॉक्स की जानिब बढ़ा। क्या कर रहे हो? मुझे बॉक्स की तरफ आता बढ़ता देखकर वो खड़ी हो गई। बैठो, ये खिदमत मुझे सर अंजाम देने दो। शुक्रिया मिस प्रीति, मैं शुक्रिया वगैरह को अपने पास रखो। वो मेरे हाथ से बॉक्स को पकड़कर कता कलामी करते हुए बोली, तुम आराम से बैठो। मैं तकरार किए बगैर बैठ गया। आप तो बहुत खतरनाक लड़ाके हैं, वो मेरे जख्मों पर दवाई लगाते हुए बोली। भैया जैसे फाइटर को आपने बेबस कर दिया। बस दाव चलने की बात है, हो सकता है उसका दाव चल जाता और उसकी जगह मैं बेहोश पड़ा होता। बड़ापन है आपका कि आप इस तरह समझते हैं। सेठ साहब किस वक्त तक पहुंच जाएंगे? मैंने मौजू बदला। वो मुस्कुराई। यूं कहो ना कि शीतल कब आएगी, यही समझ लो। वो तप कर बोली, क्यों, मैं किसी से कम हूं क्या? इसमें कमी बेशी की क्या बात है? मेरे लहजे में हैरानी थी। वो मेरी साथी है और उसका इंतजार मेरी ज़रूरत। बेवकूफ़ हैं आप, वो मानीखेज लहजे में बोली। रोस्ट की मौजूदगी में दाल का इंतजार कर रहे हैं। उसने शीतल को दाल कहते हुए खुद को रोस्ट से तशबीह दी थी। और इसका नहीं, बल्कि ये हर लड़की का कॉम्प्लेक्स होता है कि वो अपने आप को हसीना आलम समझती है। इसमें शुबा नहीं
कि वो खूबसूरत थी, मगर शीतल की मौजूदगी में शायद ही कोई उसे देखना गवारा करता। मैंने उसके साथ इस मौजू पर बहस करना मुनासिब न समझा। इसका बाजारी अंदाज इस बात का गमाज था कि शर्मो हया इसे छू कर भी नहीं गुजरी। वैसे भी वो सेठ रविंदर नाथ की लेपालक बेटी थी और इसके साथ ख्वाम खा की दुश्मनी मोल लेना आ बैल मुझे मार वाली बात होती। मेरा जहन उससे पीछा छुड़ाने की तरकीब में सरगर्दा हो गया, क्योंकि उसके अंदाज से ही जाहिर हो रहा था कि वो अपने हुस्न के जलवे दिखाए बगैर नहीं जाएगी। मैं इसी उधेड़ बुन में मसरूफ था कि अचानक गेट की तरफ से हारन की आवाज़ आई। ओह, शायद डैडी वापस आ गए हैं। मगर इतनी जल्दी? उसके चेहरे पे हैरानी थी। मैंने भी दिल ही दिल में उससे जान छूटने पर रब्बे ताला का शुक्रिया अदा किया। क्यों, उधर क्या काम था उनका? मैं पूछे बगैर ना रह सका। उधर कई काम थे। भैया को हस्पताल पहुंचाना और स्टेडियम में आपके फरार होने के बाद की अफरा तफरी का सद्देबाब करना। इस तरह पुलिस और राव वगैरह के सामने अपना दामन साफ रखना ताकि वो आपके फरार में डैडी का हाथ ना समझें। ये अल्फाज अभी उसके मुंह में ही थे कि कमरे का दरवाज़ा एक झटके से खुला और शीतल तीर की तरह अंदर आई, मगर प्रीति को देखते ही ठठक कर रुक गई। मैंने ज़ेरे लब शुक्र अदा किया कि उसके अंदर दाखिल होते वक्त प्रीति फर्स्ट एड बॉक्स में दवाइयाँ वापस डालकर बक्स बंद कर रही थी। अच्छा, मैं चलती हूँ मिस्टर जान। प्रीति ने बक्स को टेबल पर छोड़ा और हाथ हिलाते हुए कमरे से निकल गई। उसने एक सरसरी नज़र भी शीतल पर डालने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी, जो इसे कड़ी नज़रों से घूरे जा रही थी। ये डायन यहाँ क्यों आई थी? उसके निकलते ही शीतल ने फाड़ खाने वाले लहजे में पूछा। और ये तुम किस हालत में बैठे हो? उसका घर है भई। मैं मुस्कुराया। जहाँ दिल चाहेगा जाएगी। और मैं गलती से अपने जख्मों पर दवाई लगवा रहा था, जो कमीज पहनकर लगवाना मुमकिन नहीं था। थोड़ी देर सब्र नहीं हो सकता था तुमसे? मैं आ जाती तो मरहम पट्टी कर देती। तुम कोई डॉक्टर हो? नहीं, डॉक्टर तो खैर तुम हो। वो मेरे पास बैठ गई। मैं तो तुम्हारी मरीज हूँ। उसके अंदाज पर मैं बेसाख्ता मुस्कुरा पड़ा। जख्मों में तकलीफ तो हो रही होगी ना? वो बड़े प्यार से मेरे जिस्म पर हाथ फेरने लगी। जालिम ने मारा भी तो बेदर्दी से है। उसके हाथों के लम्स और प्रीति के हाथों के लम्स में मुझे ज़मीन आसमान का फ़र्क महसूस हुआ। शीतल के हाथों में जैसे दर्द कुछ मरहम लगा हुआ था कि मेरे जख्मों की तकलीफ जाती रही। यही बात अभी थोड़ी देर पहले उसकी बहन भी कह रही थी कि मैंने उसके भाई को बहुत बेदर्दी से पीटा है। अच्छा किया है, वो था ही इस काबिल। तुम्हें उसे जान से मार देना चाहिए था। इसी वक्त कमरे में एक शख्स दाखिल होकर बोला, आपको सेठ साहब याद कर रहे हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैंने कहा और वो सर हिलाता हुआ कमरे से निकल गया। मैंने स्लीपिंग सूट की हल्की फुल्की कमीज पहनी और जाने के लिए तैयार हो गया। इसी लिबास में चलोगे क्या? शीतल ने पूछा। तो और क्या, मेरा सूट तो वहीं पर रह गया है। अच्छा, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। वो खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद हम सेठ रविंदर नाथ के पास मौजूद थे। वो कमरे में अकेला था, यहाँ तक कि प्रीति भी उसके पास मौजूद नहीं थी। बैठो मिस्टर उमर जान, वो नरम लहजे में बोला और मैं शुक्रिया कहते हुए उसके सामने बैठ गया। सबसे पहले तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि तुमने शीशनाग को जिंदा छोड़ दिया। बिलाशुबा मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वो हकीकतन खुद को मेरा बेटा साबित कर चुका है। दूसरा, वादे के मुताबिक मैं तुम्हें बाखैरियत पाकिस्तान भिजवाने का जिम्मेदार हूँ। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम हवाई, बहरी या ज़मीनी जिस तरह सफ़र करना पसंद करो। इसके साथ उसने अपने सामने पड़े हुए बैग को खोला, जिसमें मुझे नोटों की चंद गड्डियाँ नजर आईं। वो मेरी तरफ घुमाते हुए बोला, इसमें से कुछ रकम तो वो है जो फाइट जीतने के सिलसिले में इंतज़ामिया की तरफ से तुम्हें मिली है, और कुछ मैं अपनी चाहत से दे रहा हूँ। तुम्हारी सहूलत के लिए मैं ये डॉलरों की सूरत में तुम्हें अदा कर रहा हूँ, ताकि पाकिस्तान जाकर तुम इसे अपने मुल्क की करेंसी में तब्दील कर सको। मैंने बगैर कुछ कहे वो रकम कबूल कर ली। अब बताओ कि तुम किस रास्ते से सफ़र करना पसंद करोगे। जब रकम का बैग वसूल करके मैंने अपने पहलू में रखा तो सेठ रविंदर नाथ से कहा, हवाई रास्ते से। पाकिस्तान जल्दी पहुंचने के ख्याल से मैंने बगैर सोचे समझे हवाई सफ़र का नाम लिया। ठीक है, मैं अभी फोटोग्राफर को बुलाता हूँ और इसके साथ मेकअप करने वाले को भी, ताकि तुम्हारा हुलिया तब्दील करके पासपोर्ट बनाया जाए। उसने कहा, जैसे आप मुनासिब समझें। उसने इंटरकॉम उठाकर फोटोग्राफर वगैरह बुलाने के मुतल्लिक अहकामात सादर किए और फिर मेरे साथ गपशप करना शुरू कर दी। क्या अपनी दोस्त को यहीं छोड़ जाओगे? वो बातों बातों में शीतल की तरफ इशारा करके बोला। हाँ,
मैं मुख्तसरन बोला, अगर ये पसंद करे तो मैं इसको बहुत अच्छी जॉब मुहैया कर सकता हूँ। वो इश्तियाक से बोला। मैंने हंसते हुए कहा, ये खुद 2 फैक्ट्रियों की मालिक है, इसे जॉब की क्या ज़रूरत है? क्या? उसके लहजे में हैरत थी। जी, मैं इत्मीनान से बोला, ये सेठ हरिचरण दास की बेटी है। वो दिल्ली वाले हरिचरण दास? बिल्कुल, मैंने इस बात में सर हिलाकर कहा। सॉरी बेबी, रविंद्र नाथ हल्की सी खफ्फत से बोला, दरअसल मैं आपको पहचानता नहीं हूं ना, इसलिए। इट्स ओके अंकल। शीतल जो काफी देर से खामोश बैठी थी, सपाट लहजे में बोली। थोड़ी देर बाद ही सेठ का मुलाजिम 2 अफराद के साथ ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। उनमें से एक नौजवान था, जबकि दूसरा ढलती उम्र का कमजोर सा आदमी था। नौजवान के गले में लटकता हुआ कैमरा देखकर मुझे पता चल गया कि वो फोटोग्राफर है। दोनों ने अदब से झुककर सेठ रविंद्र नाथ को नमस्कार किया और फिर उसके हुक्म पर उदेड़ उम्र आदमी अपने हाथ में मौजूद अटैची केस खोलकर मेरी तरफ मुतवज्जा हो गया। उसने पहले तो एक मखसूस महलूल मेरे बालों पर लगाया, फिर आंखों में ड्रापर से किसी दवाई के चंद कतरे टपकाए, जिसकी वजह से मेरी आंखों में हल्की सी सोजिश भी होने लगी। उसके बाद वो अपने ब्रीफ केस से मुख्तलिफ चीजें निकाल कर मेरे चेहरे की मुरम्मत में मसरूफ हो गया। जारी है।